गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। और अगला टॉपिक है, जो पिछला टॉपिक था वो था हमारा प्लेन्स का और 3 न्यूमेरिकल कराए थे मैंने। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का रहेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आप बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं वो बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग हम करेंगे सिंपल क्यूबिक से, उसके बाद BCC, FCC, HCP, उसके बाद डायमंड क्यूबिक, सीजियम क्लोराइड, NaCl वगैरह की ये सब स्ट्रक्चर आप बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक के अंदर मैंने पहले ही, ताकि वीडियो है उसकी लेंथ ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए ये टर्म जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स, पहला ही जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स का मतलब है हमारे पास टोटल जितने एटम्स यहाँ पे दिए होंगे उसमें से जितने एटम्स हैं वो क्यूब के अंदर इंक्लूड होंगे या जिनका कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर होगा वो हमारी इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स हो जाएंगे। कि क्यूब के अंदर हमारे एटम का कितना पार्ट आ रहा है उनके हम टोटलिंग कर लेंगे, उसको हम इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स बोल देते हैं। यहाँ पे अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक के केस में हमारे ओनली कॉर्नर्स के ऊपर एटम होते हैं। जैसे ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, इसके कॉर्नर्स के ऊपर अगर एटम लेते हैं हम, एक क्यूबिक सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, और कॉर्नर्स के ऊपर एटम हैं। अगर सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर इसमें एटम हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 हमारे कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है। आप अगर देखोगे तो जिस रूम में आप बैठे हुए हो, अगर ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है या मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो इसमें एक कॉर्नर है वो 7 कॉर्नर को और टच कर रहा है। मीन्स एक ही फ्रेम के ऊपर, एक लेवल के ऊपर 4, और उसके नीचे या ऊपर वालों में देखोगे तो 4 यूनिट सेल और आ सकती हैं। जैसे इस रूम में यहाँ से अगर देखते हो तो यहाँ पे जैसे ये अगर मैं लेता हूँ तो ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसमें एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 4 इस लेवल के ऊपर आ सकते हैं और 4 इसके अपर लेवल के ऊपर। तो ये जो कॉर्नर होगा ये हमारा टोटल इसके अलावा 7 को और टच करेगा, 4 को ऊपर और 3 को दाएं बाएं वाले इसमें। तो हमारे पास टोटल 7 यहाँ पे यूनिट सेल और आ जाएंगे, और एक कोई भी एटम है वो 8 के अंदर डिवाइडेड हो जाएगा। 8 के अंदर डिवाइडेड होगा यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल के अंदर 1/8 का हो जाएगा। और हमारे पास टोटल कॉर्नर्स हैं वो 8 हैं, तो 1/8 × 8, तो इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास 1 के बराबर आ जाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर वो है जहाँ पे हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के अंदर क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उससे टचिंग एटम कितने हैं। जैसे ये अगर एटम ले लिया आपने तो इससे टच करने वाले एटम कौन कौन से होंगे, ये अभी हम अपनी ईज़ के लिए या ये कह लें कि हम अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर रख रखे हैं। पर एक्चुअल में जब पैकिंग होती है तो लाइंस वगैरह कुछ नहीं होती, एटम्स आपस में टच होते हैं। आपस में टच होंगे तो ये एटम है, ये इससे टच होगा, इससे टच होगा और इससे टच होगा। कोई भी रेफरेंस एटम ये ले लो, ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा। ये इसके फेस के ऊपर है। इसकी डिस्टेंस जो फेस वाला है इसकी डिस्टेंस बनती है √2a के बराबर। जबकि इसका सबसे नज़दीकी एटम है ये, इसकी डिस्टेंस a है, ये है, इसकी भी a के बराबर है, इसकी भी a के बराबर है, इसकी भी a के बराबर है। इस यूनिट सेल में ये हमारी मेन फ्रेम एक्सिस है। मेन फ्रेम एक्सिस या फिर ABC एक्सिस जो बार बार क्वेश्चंस के अंदर मैंने कराई थी वो एक्सिस हैं ये। इनके अंदर ये A है, ये A है, ये साइड A है। तो इस यूनिट सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके नियरेस्ट नेबर 1, 2 और 3 हैं। किन के अलोंग हैं, तीनों ही मेन फ्रेम एक्सिस बोल रहा हूँ मैं इनको, या फिर कहें जो हमारी एक्सिस हैं जिनके अलोंग हम लैटिस पैरामीटर मेज़र कर रहे हैं उन तीनों के अलोंग हैं।
अब 3 इनके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव साइड में भी होंगे। जैसे अगर इसको मैं रेफरेंस ले रहा हूँ तो इसके ऊपर ए डिस्टेंस के ऊपर एटम है तो नीचे भी ए डिस्टेंस पे एटम हो जाएगा। यहाँ पे सामने ए डिस्टेंस पे है तो पीछे की तरफ भी ए डिस्टेंस पे होगा। इसके लेफ़्ट में राइट में ए डिस्टेंस पे है तो लेफ़्ट में भी ए डिस्टेंस के ऊपर एक एटम होगा। इस टाइप से हमारे पास टोटल नियरेस्ट नेबर 3 हमारे को इस यूनिट सेल के अंदर दिख रहे हैं, जबकि इनके 3 अपोजिट साइड वाले हैं वो हमारे को दिखाई नहीं दे रहे हैं यूनिट सेल के अंदर। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो 6 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब डिस्टेंस कितनी है, मैंने बताया कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं वो आपस में टच कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है और ये भी इसको टच कर रहा है आपस में। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारी 2a के बराबर है, सॉरी 2a नहीं है, डिस्टेंस हमारी a के बराबर है। और r रेडियस इस तरफ के एटम का और r रेडियस इस तरफ के एटम का, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारी जो 2r है, 2r जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, a के बराबर। मीन्स रेडियस ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएगी, a/2 के बराबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करें और उसके बाद रेडियस ऑफ एटम है वो कैलकुलेट करेंगे। इस रेडियस का यूज मैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालूंगा तो उसके अंदर करूंगा। उसके बाद सेकंड नियरेस्ट नेबर, आपने देखा पहला जो नियरेस्ट नेबर था वो तो आपस में टच कर रहे होते हैं। जब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपस में टच कर रहे होते हैं तो क्या है, सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो टच नहीं करेगा, उसकी डिस्टेंस इसके बाद दूसरे नंबर पे लाई करेगी। तो यहाँ पे दूसरा नियरेस्ट नेबर है वो ये हो जाएगा जो फेस के अलोंग पड़ेगा, फेस के अलोंग पड़ेगा, इसकी डिस्टेंस √2a है। फिर आप रूम के अंदर देखोगे एक ऐसा भी एटम लाई कर रहा होगा जो √3a डिस्टेंस के ऊपर है। जब हम बॉडी डायगोनल के अलोंग मूव करते हैं, बॉडी डायगोनल के अलोंग जब हम मूव करेंगे तो हमारा जो एटम है वो √3a डिस्टेंस के ऊपर होगा, जबकि फेस के अलोंग जब हम मूव कर रहे हैं तो फेस के अलोंग मूव करते टाइम हमारी जो डिस्टेंस है एटम की वो √2a हो जाएगी। तो पहले की a, दूसरा जो नियरेस्ट नेबर होगा उसके लिए √2a और थर्ड जो बनेगा उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगी √3a के बराबर। तो इस टाइप से तीनों नियरेस्ट नेबर हैं वो हमने ले लिए हैं। सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो फेस के अलोंग लाई कर रहा है, फेस के अलोंग लाई कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस है वो हमारे पास √2a के बराबर है। और सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे लिखनी है √2a के बराबर है। और टोटल नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। यहाँ से अगर देखोगे किसी भी एटम को आप रेफरेंस एटम मान के देख सकते हो, आइडेंटिकल सिचुएशन होती है हर किसी क्रिस्टल में, सिवाय कि वो बाउंड्री का ना हो। बाउंड्री पे जाके बाउंड्री कंडीशंस की वजह से जो हमारी आइडेंटिकल सिचुएशंस है वो वैनिश कर जाती हैं। अदरवाइज़ पूरे क्रिस्टल में कहीं किसी को भी रेफरेंस एटम ले सकते हैं आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से अगर आपने ले लिया, यहाँ से इसको रेफरेंस ले लिया, या फिर मैं कहूँ ये मेरे सामने जैसे कॉर्नर है इसको ले लें, आप किसी भी अपने रूम में जहाँ पे बैठे हैं उस कॉर्नर को आप देखें, उसके साथ 3 फेस टच कर रहे होंगे, 3 फेस टच कर रहे होंगे। अगर मैं इस तरफ वाला जो है इसको ले लेता हूँ तो एक फेस ये टच कर रहा है, एक ग्राउंड फ्लोर जो फ्लोर है हमारा ये टच कर रहा है और एक सामने का ये फेस टच कर रहा है यहाँ पे। तो 3 फेस हमारे टच कर रहे हैं और जो नियरेस्ट नेबर है वो हमारा फेस के अलोंग कॉर्नर के ऊपर है, यानी कि वहाँ से और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे लाई कर रहा होगा। अभी एग्जैक्टली आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। तो हमारे एक एटम से 3 फेस यहाँ पे टच कर रहे हैं, जिनमें से एक फेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब फेस हमारे एक क्यूब के अंदर हैं, एक एटम जो कॉर्नर के ऊपर है उससे 3 फेस टच कर रहे हैं, जबकि उसी एटम के साथ हमारे टोटल 8 क्यूब हैं वो टच कर रहे होते हैं, हर एक में 3 फेस टच कर रहे हैं। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर हम कितने हो जाएंगे, 8 या 24। हमारे पास फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोई भी रेफरेंस एटम लेते हैं, वो कॉर्नर का ले लिया मैंने, कॉर्नर से 3 फेसेस को वो टच करता है एक यूनिट सेल के अंदर, पर उससे 8 यूनिट सेल टच कर रही हैं एक रूम के अंदर या एक यूनिट सेल के अंदर। सेकंड नियरेस्ट नेबर उसके पास 3 हैं, 8 के अगर साथ में लगाएंगे हम तो 8 या 24 हो जाएंगे। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये फेस है ये इस कमरे का भी है और साइड वाले रूम का भी है,
ऐसे ही यूनिट सेल के अंदर है। जैसे ये फेस अगर आप देखेंगे तो ये इस यूनिट सेल का भी है और इसके साइड वाले यूनिट सेल का भी है। एक ये रूम ये फेस अगर देखेंगे तो ये इस यूनिट सेल का भी है और इसके नीचे वाले का भी है। ये अगर देखेंगे तो ये इसका भी है और इसके पीछे वाले का भी है। यानी कि जितने भी फेस बनेंगे वो हमारे क्या हैं, सबके साथ शेयरिंग में होंगे। तो सबके साथ शेयरिंग में अगर हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हर एक का। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सेकंड नियरेस्ट नेबर हैं वो कितने हो जाएंगे, 24। एक रूम के अंदर 3 फेस एक के साथ टच कर रहे हैं, 3 फेस के हिसाब से 8 रूम उस एटम को टच कर रहे हैं, इसलिए 24 एटम्स। 24 हर एक फेस है वो कॉमन है 2-2 रूम के लिए, तो मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी कि हमारे पास 12 एटम्स आ जाएंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर। सेकंड नियरेस्ट नेबर यहाँ पे कैसे आया है, जब आप फेस के डायगोनल के अलोंग चल रहे हैं, फेस वाले डायगोनल के अलोंग चल रहे हैं तो आप सेकंड नियरेस्ट नेबर है उसको लेके आ रहे हो। थर्ड नियरेस्ट नेबर है वो यहाँ पे √3a डिस्टेंस हो जाएगी और बॉडी डायगोनल के अलोंग जाएगा। बॉडी डायगोनल के अलोंग आप जब भी चल रहे हैं तो आप देखोगे कि इस क्यूब के अंदर जिस रूम में आप बैठे हुए हो या फिर मैं जिस रूम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस रूम में आपके पास एक ही बॉडी डायगोनल के अलोंग नियरेस्ट नेबर बन सकता है जिसकी डिस्टेंस √3a के बराबर हो जाएगी। यहाँ से √3a इस रूम में एक है, पर इसी एटम से जिससे मैंने डिस्टेंस इस रूम के डायगोनल का मेज़र किया है, ऐसे ऐसे टोटल 8 रूम इसको टच कर रहे हैं। तो 8 में सब में एक एक, यानी कि नियरेस्ट नेबर हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 के बराबर हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस रूम के अंदर बॉडी डायगोनल का जिसकी डिस्टेंस √3a के बराबर है, थर्ड नियरेस्ट नेबर है जो कि वो हमारा 1 बन रहा है। अगर हमारे इसके साथ 8 टोटल क्यूब जो इसके साथ टच कर रहे हैं सब का लेंगे तो हर किसी में एक हमारे पास क्या होगा, थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा। तो 8 के अंदर टोटल 8 थर्ड नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे और डिस्टेंस सब की रहेगी √3a के बराबर, √3a के बराबर हो जाएगी। अब हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है सिंपल क्यूबिक का। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को मैं APF भी लिख देता हूँ। APF है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। हमारे पास यूनिट सेल जो बनी है इसके अंदर जो एटम्स हैं उनका वॉल्यूम जितना इंक्लूड है डिवाइड बाय यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इसके अंदर जो एटम्स हैं उन्होंने जितनी जगह घेरी है डिवाइड बाय यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम, ये हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालना है तो हमारे को पता है यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे निकाल रखे थे मैंने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से, ये हमारे पास 1 के बराबर है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई और r³ r की वैल्यू फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के केस में मैंने निकाली थी जब जहाँ पे टच कर रहे थे आपस में एटम, जब एटम टच कर रहे थे तो रेडियस आगे थी, रेडियस ऑफ एटम हमारे पास a/2 के बराबर थी और ये हो जाएगा 4/3 पाई r³, यानी कि a³ डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये क्यूबिकल यूनिट सेल है तो इसका वॉल्यूम a³ के ही बराबर हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल कर गए 4 से 2 पे और ये π/6 के बराबर आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास नियर बाई 52% के आसपास होती है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 52% एरिया है, 52% वॉल्यूम है वो हमारा एटम्स ने कवर कर रखा है, जबकि हमारे पास 48% वॉल्यूम है वो फ्री स्पेस पड़ा हुआ है सिंपल क्यूबिक के अंदर। अब इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर जो आएगा, सेकंड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास रहेगा BCC स्ट्रक्चर। BCC को बोल देते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पे भी सारी वही टर्म कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ जो रिजल्ट्स हैं उनको मिटा रहा हूँ, बाकी चीज़ें हैं वो ऐसे कैसे रखेंगे।
अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो हम कर रहे हैं, इसकी सबसे ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर कॉर्नर्स के ऊपर तो एटम होंगे ही होंगे, एक एटम है वो बॉडी के सेंटर के ऊपर भी होगा। यानी कि पूरे रूम का जो सेंटर बन रहा है, जहाँ पे 8 डायगोनल आपस में कट कर रहे हैं, 1 2 3 4 डायगोनल जहाँ पे कट कर रहे हैं बॉडी डायगोनल्स, वहाँ पे एक एटम लाई कर रहा होगा। और वो एटम मैंने यहाँ से ऐसे दिखा दिया, इसके अंदर ऐसे दिखा दिया, एक सेंटर के ऊपर, बॉडी सेंटर के ऊपर, जहाँ पे बॉडी डायगोनल्स आपस में कट कर रहे हैं, चारों बॉडी डायगोनल, वहाँ पे लाई कर रहा है। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यानी कि टोटल नंबर जो इस यूनिट सेल के अंदर लाई कर रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, यहाँ से कंट्रीब्यूशन है वो कितना बनेगा, 1/8 का कॉर्नर वाले का तो कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, और हमारे पास 8 कॉर्नर हैं, प्लस हमारे पास एक पूरा का पूरा एटम सेंटर के ऊपर भी है, बॉडी सेंटर के ऊपर, तो एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, यानी कि हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन BCC के केस में कितने हो जाएंगे, 2 के बराबर हो जाएंगे। मीन्स 2 एटम पूरे के पूरे इसके अंदर लाई कर रहे हैं, और हमारे वैसे एटम्स हैं वो 8 कॉर्नर के ऊपर हैं और एक बॉडी सेंटर के ऊपर है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो मैं एक बात आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि बाउंड्री कंडीशंस हमारी वैनिश होती हैं, वो बाउंड्री के ऊपर जाके, अगर बाउंड्री पे हम नहीं खड़े हुए, अंदर के किसी भी पार्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, तो किसी भी एटम के ऊपर आप खड़े होकर देखेंगे तो क्रिस्टल के अंदर आपको आइडेंटिकल सिचुएशन दिखाई देंगी। आइडेंटिकल सिचुएशन दिखने का मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी खड़े होकर देखो, आपको एटम्स हैं वो एक जैसी डिस्टेंस के ऊपर दिखेंगे। एक तरफ देखोगे तो भी वैसे ही सिचुएशन दिख रही होगी, दूसरी तरफ मुड़ के देखोगे तो भी वैसी ही सिचुएशन दिख रही होगी, सेम ही डिस्टेंस के ऊपर एटम्स दिखाई देंगे। तो यहाँ से मैं ऐसा कर लेता हूँ, रेफरेंस एटम इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, कोई फ़र्क नहीं है। एक बार समझाने के लिए मैं आपको ये मान लेता हूँ कि रेफरेंस एटम यहाँ है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए फर्स्ट और सेकंड नियरेस्ट नेबर, यहाँ से भी वही बात रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने अगर इसको मान लिया, बीच में आप देखें जिस रूम में आप बैठे हुए हैं कि अगर बॉडी के सेंटर के ऊपर एक एटम रखा हुआ है, तो सभी के सभी 8 कॉर्नर वाले एटम हैं वो आपस में उससे टच कर रहे होंगे, उससे टच कर रहे होंगे, तो नियरेस्ट नेबर हैं वो इसके कॉर्नर वाले ही होंगे, कॉर्नर के एटम हैं वही इसके नियरेस्ट नेबर होंगे। यानी कि कॉर्नर के एटम अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर के एटम ये हैं, और बॉडी डायगोनल है, इसका डिस्टेंस कितना होता है, √3a के बराबर होता है बॉडी डायगोनल की जो टोटल लेंथ है, और अभी बॉडी डायगोनल के बीच में है तो √3/2a इतना डिस्टेंस है इन दोनों में। एक एटम ये रखा हुआ, एक ये रखा हुआ, यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ पर ये टच कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है वो हमारे पास 2r के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी √3/4a के बराबर, और जो हमारी डिस्टेंस है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की जो आपस में टच कर रहे हैं वो कितनी आ जाएगी, √3/2a के बराबर, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। यहाँ से मैंने रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया, रेडियस आ जाएगा √3/4a के बराबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का जब मैंने लिया है तो आप देखोगे यहाँ से जो बॉडी सेंटर के ऊपर रखे हुए हैं, इससे 8 कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो टच कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर इसका कहें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 के बराबर आ जाएंगे। सभी हैं वो आपस में टच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से 8 कॉर्नर वाले के ऊपर जो एटम है वो इससे टच कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आ गया। अभी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, बॉडी डायगोनल्स की, बॉडी डायगोनल है उसके अलोंग लाई कर रहा है, बॉडी डायगोनल के अलोंग लाई कर रहा है, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 8 नियरेस्ट नेबर आ रहे हैं। यहाँ पे सेकंड नियरेस्ट नेबर अगर देखेंगे, यहाँ की डिस्टेंस तो है √3/2a के बराबर। सेकंड नियरेस्ट नेबर कहाँ पे लाई करेगा, अब तक तो इसको रेफरेंस लेके समझा रहा था मैं, पर रेफरेंस पॉइंट इसको भी लेंगे तो भी आइडेंटिकल सिचुएशन ही दिखनी है आपको। यहाँ से डिस्टेंस ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस तो वही रहनी है √3/2a के बराबर। अब इसको रेफरेंस लेके मान के चल पड़ो आप, इसको रेफरेंस एटम लोगे तो देखो एक एटम ये है जिसका डिस्टेंस a है, इसका डिस्टेंस √3/2a है, इसका डिस्टेंस a है, इसका डिस्टेंस a है। अगला जो एटम पड़ेगा
जो हमारी मेन एक्सिस हैं उसके अलावा यहाँ फेस के अलोंग चलेंगे तब आएगा। फेस के अलोंग चलेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस बनेगी √2a के बराबर, क्योंकि यहाँ पे √2a के बराबर है, यहाँ पे √2a के बराबर है। फेस के अलोंग जब चलेंगे तो √2a ज़्यादा है या फिर a ज़्यादा है, तो a वाली है ये कम है, √2a ज़्यादा है, तो a वाला है वो सेकंड नियरेस्ट नेबर हो जाएगा, जो कि a डिस्टेंस के ऊपर है। a डिस्टेंस के ऊपर है वो हमारे कितने एटम्स हैं, एक इस एक्सिस के अलोंग, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग, 3 हो गए, 3 इनके नेगेटिव डायरेक्शंस में अंदर, एक इस तरफ, एक इसके नीचे की तरफ, एक इसके पीछे की तरफ। तो हमारे पास टोटल 6 नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे। सेकंड नियरेस्ट नेबर हैं वो 6 हो जाएंगे। डिस्टेंस कितनी है, a के बराबर है। चलो ऐसा नहीं करते आप, इसी को रेफरेंस रखना चाह रहे हो, इसको रेफरेंस रख लो। इसको रेफरेंस रखोगे तो इसके 8 के 8 तो अभी कवर हो चुके आपके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के अंदर ही। अब सेकंड नियरेस्ट नेबर लोगे तो कहाँ आएगा, आप बॉडी सेंटर पे हैं, कॉर्नर के 8 हैं वो आपने टच कर दिए, तो सेकंड सबसे नियरेस्ट जो होगा आइटम वो कहाँ पे लाई करेगा, दूसरी जो साइड की यूनिट सेल है उसके बॉडी सेंटर वाला है वो सबसे नज़दीक लाई करेगा आपकी। यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये रेफरेंस मान के, तो एक इस यूनिट सेल के इस तरफ वाला बॉडी सेंटर है यहाँ पे, इस बॉडी सेंटर पे, जिसका डिस्टेंस क्या है a/2 इस तरफ और a/2 अगले यूनिट सेल का। ऐसे ही एक a/2 इस तरफ, एक इस तरफ, यहाँ पे कोई बॉडी सेंटर पे लाई कर रहा होगा। ऐसे ही 6 फेस हैं, 6 की तरफ से जाएंगे तो हमारे पास फिर से सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो 6 के बराबर आ जाएंगे और डिस्टेंस है वो a के बराबर ही रहेगा। अब थर्ड नियरेस्ट नेबर है वो हमने देखा किसके अलोंग पड़ रहा है, फेस के डायगोनल के अलोंग। फेस के डायगोनल के अलोंग चल रहे हो आप, चाहे इस डायरेक्शन में चलो, चाहे इस डायरेक्शन में चलो, चाहे एक फेस ये है, एक ये है और एक इस तरफ वाला खड़ा हुआ है ये है। फेस के डायगोनल के अलोंग फिर से मैं वही बात रिपीट करूँगा जो पहले रिपीट कर चुका हूँ मैं, कि एक रूम के अंदर हमारे किसी भी एटम को टच करते हुए 3 फेस होते हैं। जैसे ये है, ये एटम है, इसको टच करते हुए 3 फेस हैं इस यूनिट सेल के अंदर। इसी एटम को टोटल कितनी यूनिट सेल टच कर रही हैं, 8 यूनिट सेल। तो टोटल फेस जो इसको टच कर रहे हैं वो कितने हो गए, 24 हो जाएंगे। और 24 के अंदर हर एक फेस है वो शेयरिंग में है। जैसे ये फेस अगर मैं लेके चलता हूँ, ये इस रूम का भी है और साइड के रूम का भी है, तो कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाएगा। यानी कि फेस के अलोंग अगर हमारे नियरेस्ट नेबर लाई कर रहे हैं वो कोई सा भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस चीज़ का हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24/2 यानी कि 12 के बराबर हो जाएंगे। थर्ड नियरेस्ट नेबर हैं वो हो जाएंगे 24/2। ये किसके अलोंग है, और फेस की एक्सिस के अलोंग, फेस का जो डायगोनल बन रहा है उसके अलोंग है। ये हमारे पास 12 हो जाएंगे टोटल। डिस्टेंस है वो कितने हो जाएगी, √2a के बराबर हो जाएगी। नेट दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टेंस ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर इन केस ऑफ BCC स्ट्रक्चर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो पूछा गया था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन, ये जो लाइन थी एक √2a डिस्टेंस बनती है, ये 5 मार्क्स का आ चुका है किसमें, नेट 2018 में, नेट दिसंबर 2018 में आया था ये। क्योंकि सॉलिड स्टेट या फिर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है, उसके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, और वो सभी 5-5 नंबर के ही आएंगे नेट के पेपर में। तो ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। MSc एंट्रेंस में इनमें से कोई डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, या फिर इफेक्टिव मास पूछ सकता, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछता। अब अगर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है हमारे पास। पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कितने एटम हैं, एटम हैं 2 के बराबर। अभी वॉल्यूम 1 का कितना होता है, 4/3 पाई r³ के बराबर। r कितना है, तो r फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस से लेके चलते हैं, ये रहा हमारे पास। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3√3 डिवाइड बाई 64 a³। इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक सेल है तो a³ के बराबर ही हो जाएगा। ये कैंसिल करके आपस में 3 से 3 कैंसिल कर दिया मैंने,
और 4 दूनी 8 और ये 8 पे कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास आ गया √3π/8 के बराबर, और ये वैल्यू होती है 68%। इसका मतलब क्या हो गया कि 68% जो जगह है या वॉल्यूम है वो हमारा एटम्स ने कवर कर रखा है, जबकि बचा हुआ 32% है वो खाली स्पेस पड़ा हुआ है। ये हमारे पास BCC स्ट्रक्चर था। इसके बाद एक स्ट्रक्चर इसी सीरीज़ का और बचता है, वो है FCC स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर है वो आज और करेंगे, उसके बाद SCP डायमंड क्यूबिक वगैरह वो कल के लेक्चर में करेंगे। यहाँ से अगला जो हमारा होगा वो होगा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड का नाम से ही है, जैसे फेस के सेंटर में एक एटम रखा हुआ है। फेस के सेंटर में एक एटम रख लेते हैं। फेस के सेंटर में एक एटम रखेंगे तो ये बॉडी का सेंटर था अब तक, तो बॉडी के सेंटर वाला नहीं आएगा, अभी फेस के सेंटर के ऊपर आएगा। फेस के सेंटर के ऊपर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये मैंने मिटा दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। अब ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे फेस के सेंटर पे लाई कर रहा है एक एटम। फेस के सेंटर के ऊपर मतलब ये फेस है यहाँ पे लाई कर रहा है, ये फेस है यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे एक आगे का फेस है और एक पीछे का फेस है। 6 टोटल फेस हैं एक रूम के अंदर, आप काउंट कर सकते हैं जहाँ पे बैठे हुए हैं। 6 फेसों के जो मिड पॉइंट हैं या सेंटर हैं उन सब के ऊपर एक एक एटम लाई कर रहा है। एक एक एटम है वो कॉर्नर्स के ऊपर लाई कर रहा है, कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है। आप फेस के ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें फेस वाले का, तो आप देखेंगे इस फेस के ऊपर अगर एटम है तो वो आधा इस सेल के अंदर होगा और आधा है वो साइड वाले रूम के अंदर होगा। आधा इस कमरे में आएगा, आधा बराबर वाले कमरे में आएगा। तो यहाँ से हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? कॉर्नर के वजह से कितना आएगा? 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, गुणा में टोटल कॉर्नर 8 हैं, प्लस फेस की वजह से 1/2 आता है। टोटल नंबर ऑफ फेस हमारे पास 6 के बराबर हैं, तो 3 ये हो गए, 1 ये हो गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो हमारे पास 4 के बराबर आ गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास 4 के बराबर आ जाएंगे। दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देखा कि हर एक फेस के बीच में लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे कॉर्नर में लेके चल रहा हूँ, ये कॉर्नर जैसे है आप देख नहीं पा रहे होंगे, आप अपने रूम में देख सकते हैं, तो कॉर्नर से और यहाँ मिड में, फेस के मिड में लाई कर रहा होगा, तो सबसे नज़दीकी एटम तो यही होगा जिसका डिस्टेंस पूरा फेस डायगोनल है। इसका डिस्टेंस है √2a, आधे का हो जाएगा a/√2। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं शो करूँगा तो ये फेस में यहाँ पे लाई कर रहा होगा, इसका डिस्टेंस कितना बनेगा? a/√2 बनेगा। और यहाँ से r रेडियस इस तरफ से आएगी, r इस तरफ से आएगी, तो ये हमारे पास 2r के बराबर है। तो यहाँ से रेडियस अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितनी आ जाएगी? a/2√2। ये तो रेडियस आ गई मेरी। अब फेस के अलोंग हमारा नियरेस्ट नेबर लाई कर रहा है। हर बार फेस के अलोंग जब भी मैं जा रहा हूँ तो एक ही बात बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी रेफरेंस एटम ले रहे हैं, अगर फेस डायगोनल के अलोंग चल रहे हैं तो फेस डायगोनल के अलोंग चलते हुए हमारे पास 3 फेस उसको टच कर रहे हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं आप देख सकते हैं, एक रेफरेंस एटम जो आप कॉर्नर के अंदर ले रहे हो, किसी भी कॉर्नर में ले लो, उसको 3 फेस टच कर रहे होंगे। 3 फेस एक रूम के अंदर टच कर रहे हैं, पर उसको जो एटम भी आप रेफरेंस एटम ले रहे हो उसको टोटल 8 क्यूब या 8 यूनिट सेल हैं वो भी साथ में टच कर रहे हैं। एक रूम के अंदर 3 फेस टच कर रहे हैं, 8 रूम जो उसको टच कर रहे हैं उनके अंदर टोटल 24 हो जाएंगे। जबकि हर एक फेस है, जैसे ये फेस अगर मैं लेके चलता हूँ तो ये इसका और इसके पीछे वाले का दोनों का शेयरिंग का है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आधे हो जाएंगे, यानी कि 24/2 यानी कि हमारे पास 12 हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर कहें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो। अब डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली है, ये वाली डिस्टेंस जो कि हमारे फेस के आधे तक की बनेगी, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी बन जाएगी?
√2a थी, उसके बटे में हाफ करेंगे तो a/√2 के बराबर बन जाएगी। सेकंड नियरेस्ट नेबर देखें, यहाँ से फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ये है, सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो एक्सिस के अलोंग बन जाएगा जिसका डिस्टेंस a है, और थर्ड नियरेस्ट नेबर है वो बॉडी डायगोनल के अलोंग बन जाएगा जिसका डिस्टेंस √3a के बराबर है। इसके अलावा और आप देख लो कहीं पर और कोई आइटम आ रहा हो तो इस तरफ जाएंगे फेस पे आ रहा है, इस तरफ जाएंगे a डिस्टेंस के ऊपर आ रहा है, इस तरफ जाएंगे √2a डिस्टेंस के ऊपर आ रहा है, बॉडी डायगोनल के अलोंग जाएंगे √3a डिस्टेंस के ऊपर आ रहा है। यही आइटम आ रहे हैं। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो हमारा एक्सिस के अलोंग आ रहा है, और एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है a के बराबर, जहाँ पे आ रहा है डिस्टेंस कितनी बढ़ती है a, और एक्सिस के अलोंग अगर चलते हैं यहाँ से तो 1, 2 और 3 इस यूनिट सेल के अंदर 3 नियरेस्ट नेबर आए हैं, जबकि 3 इनके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ऊपर एटम है तो नीचे की तरफ भी लाई कर रहा होगा, आगे की तरफ है तो पीछे की तरफ भी लाई कर रहा होगा। मेन फ्रेम एक्सिस बोलूँगा मैं इनको, ये इस तरफ है लेफ्ट में है तो राइट में भी लाई कर रहा होगा। अगर आप रूम में बैठे हैं तो जहाँ पे आपकी दीवार हैं उनके अलोंग 3 आपके एटम हैं वो नियरेस्ट नेबर हैं। कौन से वाले? सेकंड नियरेस्ट नेबर। 3 उनके अपोजिट डायरेक्शन में या दूसरे रूम्स जो उनके साथ टच कर रहे होंगे एक लेवल के ऊपर उनमें लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो 6 आ जाएंगे जिसका डिस्टेंस है वो a के बराबर है। थर्ड नियरेस्ट नेबर है वो बॉडी डायगोनल के अलोंग लाई कर रहा होगा। बॉडी डायगोनल के एक्सप्लेनेशन में फिर से वही दे रहा हूँ जो पहले दे रहा था कि सेंटर के ऊपर अगर कोई आइटम है, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में बॉडी डायगोनल के अलोंग एक एटम आपका आएगा। एक एटम अगर आ रहा है तो इसके अंदर हो जाएगा, इस रूम के अंदर आपकी एक एटम हो गया। ये जो कॉर्नर है जो आपने रेफरेंस ले रखा है ये 8 अलग अलग कॉर्नर्स को टच कर रहा होगा, तो हमारे पास थर्ड नियरेस्ट नेबर हैं वो 8 के बराबर आ जाएंगे। डिस्टेंस है वो √3a के बराबर, पूरे डायगोनल बॉडी डायगोनल की जो लेंथ बन रही है वो हो जाएगी। अब हमारे को एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। वॉल्यूम कितने के बराबर है तो ये निकालेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 4 के बराबर हैं, और वॉल्यूम जब बनाएंगे एटम्स का तो रेडियस हमारे पास है 4 इंटू वॉल्यूम एक का कितना होता है 4/3 पाई और r³ हमारे पास हो जाएगा a³ डिवाइड बाई 2√2, और इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करने के बाद 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड बाई a³ आएगा। यहाँ से मैंने इसको काट दिया 4 चौक 16 से ये, और ये आ गया π/3√2। इसकी वैल्यू होती है 74% होती है। तो यहाँ से हमने देख लिया एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास 74% हो जाएगी। अब इसमें 2-4 बातें आपको जो बार बार रिपीट कर रही थी और जो ध्यान देने की हैं वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो हमारे पास हर बार इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो बढ़ते गए हैं। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर है शुरू में आया 6 के बराबर। जब 6 के बराबर आया सिंपल क्यूबिक में तो हमारे पास क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आई 52%। जब एटॉमिक जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे पास 8 पे पहुंचा BCC में, तो हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 68 पे पहुंच गई। यानी कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अभी हमारे पास पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया तो हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 74% हो गया। कोई भी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 74% या इससे ज़्यादा अगर हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है तो उसको हम कहेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर इससे कम है 74 से तो लूज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी कि पीछे वाले दोनों थे सिंपल क्यूबिक और BCC, दोनों ही हमारे पास लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर हैं, जबकि FCC है वो हमारे पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, नियरेस्ट नेबर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ये बात आप जब भी क्यूबिक सेल आएगी तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप मेन फ्रेम एक्सिस जब भी मैं बोल रहा हूँ या फिर XYZ ABC एक्सिस जो कल क्वेश्चन में भी ली थी, इनके अलोंग नियरेस्ट नेबर आ रहे हैं तो ऑलवेज 6 नियरेस्ट नेबर आएंगे। जब भी आपके नियरेस्ट नेबर हैं वो फेस की एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो ऑलवेज आपके 12 नियरेस्ट नेबर आएंगे। और जब भी नियरेस्ट नेबर आपके डायगोनल के अलोंग पड़ रहे हैं, बॉडी डायगोनल के अलोंग, तो आपके नियरेस्ट नेबर हैं वो 8 रहेंगे।
इस चीज़ को आप हर किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर वाले में अप्लाई कर सकते हो। आपके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, इन तीनों बातों से आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हो और ये गलत नहीं है। हाँ, इसको आप HCP वगैरह में नहीं लगा सकते, ये सिर्फ आपका क्यूबिकल सेल के अंदर लगेगा। इससे आगे के स्ट्रक्चर हैं वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।